हेलो फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो मैं लगभग एक हफ्ते बाद बना रहा हूँ। एक्चुअली आई वाज आउट ऑफ सिटी ड्यू टू सम रीज़न। तो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे एक टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी है टॉलिंस टायर लिमिटेड के बारे में, उसका बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल ट्रिगर क्या प्ले हो सकती हैं और वैल्यूएशंस भी देखेंगे हम लास्ट में। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि दिस वीडियो इज नॉट फॉर बायो सेल रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो टॉलिंस टायर लिमिटेड फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं। ये कंपनी क्या है ना, एक्चुअली केरला बेस्ड कंपनी है और मेनली ये ट्रेड रबर मैन्युफैक्चरर है और टायर मैन्युफैक्चरर है। टायर मैन्युफैक्चरर फॉर टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स या फिर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है उनके लिए। और एग्रीकल्चर में जो टायर वगैरह, एग्रीकल्चर की जो व्हीकल्स होती हैं उसके भी टायर की भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो मेन तीन वर्टिकल्स में आप इसका बिजनेस मान सकते हो। एक तो डोमेस्टिक हो गया और एक्सपोर्ट्स भी है। वैसे डोमेस्टिक मेन है, इसका जो मेन कंट्रीब्यूशन आता है वो डोमेस्टिक उससे ही आता है। तो 90-95% ऑलमोस्ट डोमेस्टिक से आता है इसका सेल्स कंट्रीब्यूशन जो है। 5% ही ओनली एक्सपोर्ट बिजनेस है। और दूसरा ये OEM भी है, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जैसे दूसरी कंपनियां बोलती हैं कि हमको भी टायर मैन्युफैक्चर करके दो, और ये एज इट इज मतलब एक वाइट लेबल की तरह अगर दूसरी कंपनी अपने ब्रांड में बनाना चाहती हैं तो उनके लिए भी ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का काम करती है। उसको हम शॉर्ट में OEM बोलते हैं। तो ये इसका मेनली बिजनेस मॉडल है। और दूसरा आप देखो कि इसका जो ट्रेड रबर का प्रोडक्शन है वो कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 75% ऑफ रेवेन्यू का। बाकी जो है 25% टायर मैन्युफैक्चरिंग से आता है। तो ट्रेड रबर भी देखिए कि ट्रेडिशनल ट्रेड रबर पे फोकस नहीं कर रही है ये कंपनी। जो प्री आज उसको बोलते हैं PCTR करके बोलते हैं उसको, प्री क्योर्ड ट्रेड रबर। तो जो आजकल मतलब टायर में आप देखोगे खांचे खांचे बने रहते हैं और मतलब जिसका फ्रिक्शन और ये सब जो कंट्रोल होता है, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी के टायर अपन बोल सकते हैं जो आजकल लेटेस्ट गाड़ियों में यूज होते हैं। सिंपल से अपने को ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं जाना है। तो ये था बेसिकली इसका बिजनेस मॉडल फ्रेंड्स। तो अब देखिए कंपनी में क्या फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें और बता दूं कंपनी के बारे में कि इसका जो जो प्लांट है, जैसे दो प्लांट केरला में है, एक UAE में है। तो वो प्लांट्स मतलब इनकी जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है। मतलब जो जो ट्रेड रबर और टायर मैन्युफैक्चर करने में जो जो इक्विपमेंट इनको लगते हैं, जैसे आप बहुत सारे गम वम ग्लू ये वो और भी क्या क्या रबड़, बहुत सारे अदर जो भी हैं, जैसे डिजाइन प्रोसेसिंग, सब इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लांट, मतलब वैल्यू कंप्लीट वैल्यू चेन में इनका खुद का ओन प्लांट है, जिससे क्या प्राइसिंग भी कंट्रोल कर लेते हैं और दूसरा टाइमलाइन में डिलीवरी कर सकते हैं अपने ऑर्डर को। और एज एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप बोल सकते हो कि प्राइजेस वगैरह में भी अपने कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनका सभी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग है जो भी यूज होता है टायर और इसमें। और इनका सेल्स चैनल भी बहुत तगड़ा है। जैसे ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनका तगड़ा है, सब खुद मैन्युफैक्चर करती हैं ये। वैसे इनका सेल्स चैनल पे आप देखोगे तो ये बहुत रैपिडली एक्सपेंड किए अपना। लगभग 8 डिपो है इनके ऑल ओवर इंडिया में और 3700 के आसपास डीलर्स हैं। और ये बढ़ा रही है और अपना एक्सपेंशन प्लानिंग कर रही है। और दूसरा इनका ये कहना था कि जहाँ भी इनके फैसिलिटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, वो ना जैसे आप बहुत अच्छी जगह, मतलब आप जहाँ रोड नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट है, दूसरा नेचुरल सीलिंग के पास है, तो इनको एक एडवांटेज मिल सकता है आने वाले समय में एक्सपोर्ट्स को नज़र रखते हुए। वो सब इनका था कॉन कॉल में, इनका जो Q2 में कॉन कॉल आया था। एक्चुअल में क्या है, कंपनी एक्सपोर्ट में ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है। कंपनी का आप कॉन कॉल और ये सब देखोगे तो डिमांड इतना रोबूस्ट है ना कि मतलब इनको दिक्कत ही नहीं है ये डिमांड में। जैसे अदर कंपनियां भी, जैसे सीएट, अपोलो, MRF, जो एक्सपोर्ट्स मार्केट उनका बहुत ज़बरदस्त है। तो ये भी कह रही है कि डिमांड इनको भी दिख रही है बहुत एक्सपोर्ट्स में, लेकिन ये फोकस नहीं करना चाह रही है एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि ये एक्चुअली फास्ट रियलाइजेशन या एक चक्री घुमाना बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल जो बहुत फास्ट मूविंग रहे। आप बिजनेस करोगे तो आपको भी दिखेगा कि भले हम थोड़ा सा कम लो मार्जिन में काम कर लें, लेकिन अगर कैपिटल फास्ट मूव कर रहा है तो उसको हमको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़ जाता है।
ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना चाहिए। तो इनका वही कहना था कि एक्सपोर्ट में डिमांड दिख रही है, जैसे चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी वगैरह प्ले आउट हुई। और दूसरा अब देखेंगे कंपनी का ना आईपीओ आया, और फंडामेंटल ट्रिगर के बारे में बात करेंगे। देखो सितंबर के आसपास इनका आईपीओ आया लास्ट ईयर, और कंपनी का जो इनके प्रमोटर थे ना, ये जो 3 प्लांट्स और जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ये अपने पैसे से ही इन्होंने कर दी थी। और होता क्या है, ये बहुत कैपेक्स हैवी इंडस्ट्री, और वर्किंग कैपिटल नीड्स भी अच्छे खासे हैं इसमें। मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट आपको देखना पड़ता है, आपको प्लांट चलाना है तो एम्प्लॉय देखने पड़ते हैं, रॉ मटेरियल्स की परचेसिंग। और रॉ मटेरियल ऐसा रहता है ना कि कुछ एक सीजन रहता है, मतलब मार्च के आसपास ही, जहाँ रॉ मटेरियल बहुत कम रहते हैं, तो उसमें इनको बल्क में परचेस करना पड़ता है ताकि ये मैक्सिमम मतलब पैट मार्जिन एबिटा मार्जिन पे खेल सकें। तो वो सबको देखते हुए वर्किंग कैपिटल नीड, मतलब वर्किंग कैपिटल बहुत नीड्स, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इन्होंने आईपीओ किया। इनका मेन मतलब मेन इंटेंशन, या जो भी बोलो आईपीओ करने का, कि ये अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज करना। ये एक्स्ट्रा कैपेसिटी या कैपेक्स करने के लिए आईपीओ नहीं किए। इन्होंने स्पष्ट बताया अपने कॉन कॉल में और पीपीटी में कि अराउंड 230 करोड़ का ये कैपेक्स किए, ताकि अपनी कैपेसिटी जो अभी अराउंड 25-30% के आसपास है, वो आराम से 75% ये ले जा सकते हैं। तो इनका मेन मुद्दा वही था, क्योंकि ये बहुत कैपेक्स हैवी इंडस्ट्री है, और इसमें क्या होता है, मटेरियल वगैरह सब हमको एडवांस में परचेस करना पड़ता है। और मेनली ये B2B कंपनी है, जैसे अगर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से ये डील करती है, तो पैसा कुछ एडवांस आता है, फिर धीरे धीरे आता है, जैसे जैसे पेमेंट का जो भी शेड्यूल रहता है, तो उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल बहुत हाई हो जाता है। तो उसको ये फास्ट मतलब कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए 75% जाए, इसीलिए इन्होंने आईपीओ किया। और यही हमारे लिए फंडामेंटल ट्रिगर साबित हो सकता है। देखो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, हमको क्या देखना, हाई सेल्स वाली ग्रोथ कंपनी में फोकस करना है। हमको ऐसी कंपनी में फोकस नहीं करना है जो बोलेगी यार मैं एम्प्लॉयज निकाल रही हूँ और मैं अपने कॉस्ट कटिंग कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, फलाना दिखाना। मतलब जो पैसा सेव करने के लिए, मतलब जिसको ग्रोथ से मतलब नहीं है, वो बस पैट मार्जिन आपको दिखाएगी कि मैं पैसा बचा रही हूँ तो कि मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। हमको ऐसी कंपनी में फोकस नहीं करना है जहां ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिल रहा है। मतलब ये सब कारणों से कि एक्सपेंसेस को कटिंग करने से हमको अगर पैट हमारा बन जा रहा है जहां लो, सॉरी मैं गलत बोल दिया, ऑपरेटिंग लिवरेज जहां मिल रहा हो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है, लेकिन जहां लो सेल्स ग्रोथ हो और हाई ऑपरेटिंग लिवरेज हो, वहां हमको वो एक ध्यान भटकाने वाला चीज होता है। यही सब पॉइंट्स को हमको देखना है कि कंपनी अगर सेल्स ग्रोथ ना कर पा रही है तो कॉस्ट कटिंग करेगी और बोलेगी मेरे को ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो वो देखो एक मतलब बेवकूफ बनाने वाली बात होती है। अब हमको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना है। तो अब इसका क्या था, वापस आता हूँ मैं। जैसे ये बोली, अभी इसका कैपेसिटी 25-30% के आसपास है, और ये 75% अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को ले जाना चाह रही है। जो कोई भी एक प्लांट कर सकता है, 75% कैपेसिटी यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो डिमांड में कमी नहीं है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे एक्सपोर्ट हो, बार बार वही बोल रहा है मैनेजमेंट। और आप मैनेजमेंट की मतलब वो बोल रहा है ठीक है, आप सुन लो, लेकिन आप उसको भरोसा मत करो, आप ट्रैक करो ना भाई, सिंपल सी बात है। तो हमको ट्रैक करते रहना कि हाँ, अगर ये बोल रहा है कि 75% तक ले जाना चाहता है, उसके लिए आईपीओ किया, तो फिर हम अगले क्वार्टर में कोई पट्टा थोड़ी लिखा है कि एक ही कंपनी के पीछे अपने को भागना है। हमको फिर नेक्स्ट क्वार्टर में हम फिर ट्रैक करेंगे। तो ये बोले कोई एडिशनल कैपेक्स नहीं करेगी और अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेगी। और देखो कैपेक्स हो चुका है, सब प्लांट हमारे पास है, सिर्फ उसको यूटिलाइज करना है। बहुत बड़ा फंडामेंटल ट्रिगर यहाँ प्ले आउट हो सकता है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ अगर तेजी से बढ़ते हैं तो एक अच्छा मतलब हम देख सकते हैं प्रॉफिट। और हमको क्या, प्रॉफिट पे ही फोकस करना है। अर्निंग्स अर्निंग्स एंड अर्निंग्स। कोई भी कंपनी में पैसा तभी बनता है जब हम अर्निंग्स में फोकस करते हैं, सिंपल सी बात है। जितनी भी किताब पढ़ लो, कुछ भी कर लो आप, आखिरी में उसका सबका सार यही है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे ये कैपेक्स हैवी इंडस्ट्री में बताया, वर्किंग कैपिटल नीड ज़्यादा है। मतलब 2-4 कोई ऑर्डर आता है, 2-4 महीने उसको पूरे करने में लगते हैं, तो रॉ मटेरियल पहले परचेस कर लेगा, फिर बाद में डिलीवरी पीरियड भी 3-4 मंथ का जो रहता है, उसके बाद पेमेंट आने में टाइम लगता है। तो वही सब के लिए इसको वर्किंग कैपिटल है, उसी को ये 230 करोड़ को ये यूज करेगी जो आईपीओ में इन्होंने रेस किया। अब हम कुछ फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। देखो
Q2 में इसका देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे Q2 में FY25 में जो सेल्स ग्रो हुआ है 64% से, मतलब डिमांड है, कैपेसिटी को यूटिलाइज करने की देरी है, और 64% से सेल्स ग्रोथ भी हुई है। और H1 में भी आप देखोगे, H1 और H1 कंपेयर करोगे FY25 से FY24 को, तो उसमें 74% का इजाफा हुआ है, 74% का ग्रोथ हुआ है। और अब हाँ, अब मजे की बात, अब आप लोग बोलोगे देखो इसका पैड ग्रो ओनली 13% हुआ है, जो भी ये नंबर आप देख लीजिएगा, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सार ये है कि 13% Q2 में के आसपास इसका पैड ग्रोथ हुआ है। तो अब इसके कुछ रीजन है, देखो Q2 FY24 में ना, जो रबड़ के प्राइजेस थे, जो इनका मेन रॉ मटेरियल जो यूज होता है, वो लोएस्ट है, ऑल टाइम लोएस्ट है। कोविड के बाद बहुत बढ़ गए थे रबड़ के प्राइजेस, ऑल टाइम हाई पे चले गए, तो उसके बाद एकदम से क्रैश हुए थे, तो वहां पे सब कंपनियों को प्रॉफिट हुआ था। उस समय इनका एबिटा मार्जिन आया था अराउंड 28% के आसपास, मतलब जो बाकी कंपनियां सीएट, एमआरएफ और वगैरह वगैरह जो भी देख लेना, सबको प्रॉफिट हुआ था अच्छा खासा। और कंपनी खुद बता रहे, मेरे प्रमोटर्स खुद बोल रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है 28% एबिटा मार्जिन, हमारी 18 to 20% ही है एबिटा मार्जिन सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए उस समय इनका पैड ग्रोथ ज्यादा आ गया था। और उस ईयर से अपन कंपेयर कर रहे हैं Q2 तो हमको ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं दिख रहा है, 13% ही दिख रहा है। और दूसरा दूसरा दो तीन पॉइंट्स और हैं, देखो जैसे क्या है ना, रबड़ मेन रॉ मटेरियल है, तो जो रबड़ जो यूज होता, मतलब वो केरला में ही मेन प्रोडक्शन है उसका, तो वहीं इनका प्लांट भी है। तो उसका जो मेन सीजन होता है, उसका जो मेन सीजन होता है मार्च के आसपास, मार्च के आसपास वो बहुत लो कॉस्ट में मिलता है, क्योंकि एक कमोडिटी है एक्चुअली, एक देख सकते हो, तो कमोडिटी के प्राइस जैसे सप्लाई एकदम ज़्यादा हो जाती है तो हमको बहुत सस्ते में मिल जाता है, तो उस समय ये इन्वेंट्री स्टॉक कर लेती है पूरे साल भर का। तो इन्होंने इन्वेंट्री अपना स्टॉक किया, और दूसरा मैंने बताया 3 प्लांट बैठाए, उसके लिए कैपेक्स किए इन्होंने। अब उसको बदलना, इनको यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए एम्प्लॉयज लगेंगे, जो ये टेम्परेरी परमानेंट बेसिस में एम्प्लॉयज रखे थे इन्होंने अगस्त सितंबर और इस पूरे क्वार्टर में। उसको एक प्री ओपेक्स टाइप का भी बोल सकते हो आप, जो फैक्ट्री रन करने के लिए। और उसके बाद फिर कुछ परमानेंट स्टाफ्स है जिनको इनको भत्ता वत्ता, मतलब जो भी है फूड और शेल्टर वेल्टर सब प्रोवाइड करना पड़ता है, उसमें खर्चा हुआ। तीसरा जो है, इनका ओनम फेस्टिवल पड़ा सितंबर, अगस्त सितंबर के आसपास, वो तो इनका दिवाली माना जाता है केरला में, तो वहाँ ये सब अपने स्टाफ को बोनस वोनस दिए। तो 3-4 रीजन है, इसके कारण इनके पैट मार्जिन बहुत लो गए, और सिर्फ 13% से ही हमको दिक्कत, तो हमको ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिली। तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिली तो हम बोलेंगे यार सेल्स इतना तेजी से ग्रो और ऑपरेटिंग लिवरेज इतना कम, तो हमको उसको पहले उसके कारण को जानना है कि क्या कारण हो सकते हैं उसके। एक तो मैं बताया कि एबिटा मार्जिन कम हुए, क्योंकि रबड़ के लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर एबिटा मार्जिन बहुत ज़्यादा थे सभी कंपनियों के, वो फिर इन्वेंट्री स्टॉकिंग हुई, सब रॉ मटेरियल, दूसरा एम्प्लॉयज़ को हायर किए, उसका खर्चा लगा, और वन टाइम बोनस वगैरह दिए, तो इस कारण से एक्सपेंसेस बढ़े। तो ये एक्सपेंसेस हमको आगे जब कैपेसिटी बढ़ेगी तब हमको दिखेगा कि हाँ, कैपेसिटी जब यूटिलाइज हो रही है तब वो एक्सपेंस, तब मतलब वो फ्रूटफुल रहेगा। जो हमने अभी एम्प्लॉयज में खर्चा किया है, अभी उनको सबको दिया है जो भी भत्ता वत्ता वेतन, तो वो उस समय हमको बेनिफिशियल दिखेगा। अब देखो, अब आते हैं अपन इसमें ग्रोथ गाइडेंस में आते हैं। सिंपल सा, मतलब एकदम हम ज़्यादा कोई बड़ा गाइडेंस भी नहीं कर रही है कंपनी, एक सिंपल सा हम वैल्यूएशन एक्सरसाइज देखेंगे कि क्यों, मतलब एक ये अच्छी री रेटिंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। और तो देखो H1 में इनका था 153 करोड़ के आसपास था, और S2 हमेशा H1 से ग्रेटर रहता है S2, तो फिर भी चलो आप मत मानो, आप 150 करोड़ ही मानो, तो 300 करोड़ के आसपास अगर मैं रिवेन्यू पकड़ रहा हूँ FY25 में, इनका FY24 में अराउंड 227 करोड़ के आसपास था। और तो पैट, अब देखो ये कंपनी क्या बोली, आईपीओ कर रही है, एक तो वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, दूसरा जो इन्होंने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग की थी, जब इन्होंने प्लांट बैठाया, प्रमोटर ने पहले ही प्लांट बैठा दिया था आईपीओ करने के लिए, तो ये अपना डेट भी रिड्यूस करेगी। तो वो डेट अगर रिड्यूस हो गए तो ऑब्वियस है पैट मार्जिन बढ़ेगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मत पकड़ो पैट मार्जिन, 12% के आसपास इसकी सस्टेनेबल पेट मार्जिन है। तो 12% भी अगर अपन पकड़ रहे हैं 300 करोड़ का, तो अराउंड 36 करोड़ के आसपास होता है वो। और लास्ट ईयर जो इसका FY24 में था
पैट था वो 26 करोड़ के आसपास था। अभी FY25 का हम देख रहे हैं 36 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो आप देखोगे 26 टू 36 करोड़ ऑलमोस्ट 38% के आसपास का ग्रोथ इंजन है, और सेल्स ग्रोथ भी आप देखोगे तो 32% के आसपास आ रहा है। अगर ये 300 करोड़ कर रहा है अभी, और 227 करोड़ अगर ये लास्ट ईयर किया था, तो 35% के आसपास का ग्रोथ है। और अभी इसका मार्केट कैप है अराउंड, ये माइक्रो कैप कंपनी है, 750 करोड़ के आसपास माइक्रो कैप है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज के अराउंड 19 जनवरी 2025 के आसपास। तो आप देखोगे 750 करोड़ से आप 36 करोड़ को डिवाइड करोगे, मतलब 1 ईयर फॉरवर्ड आप देखोगे पी, तो अराउंड 20 के आसपास आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ 20-25 के आसपास का पी है और आपको 35% के आसपास का ग्रोथ इंजन मिल रहा है, तो एक अच्छी री रेटिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको एनालिसिस करके बताया ये पॉइंट हम देख रहे हैं तो आप जाके तुरंत शेयर खरीद लोगे। आपको एक्चुअली, हमको जब तक कन्विक्शन नहीं आएगा ना कि हम कैसे एनालाइज करते हैं और क्या करते हैं, तो तब तक आप दुविधा में रहोगे कि मतलब आप जाके कोई किसी का वीडियो देख रहे हैं, आप जाके परचेस कर लोगे। फिर अब देखो, फिर कुछ हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ट्रैकिंग। अभी कुछ हो सकता है, मान लो कुछ, क्योंकि बहुत तेजी फास्ट, बहुत मतलब इतनी तेजी से बदलती हुई दुनिया है ना स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, तो आप हाइंडसाइड में जाके कुछ भी नहीं आप डिसीजन ले सकते। तो हम कुछ अगर ऐसा हो जाता है, कंपनी वॉक मैनेजमेंट वॉक द टॉक नहीं करता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके हिसाब से फिर हमको देखना है कि अभी ये दोबारा अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं, क्या मैं इसको एग्जिट कर लूँ या सेल कर लूँ, या आगे और हो सकता है इसने बहुत अच्छा कर लिया। तो ये सब चीज़ें हमको रेगुलर ट्रैक करते रहनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज हमने टॉलिंस टायर का एनालिसिस किया, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस तीनों मैंने आपको बताया। तो अगर आप चाहते हैं हम इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस आपके तक पहुंचाते रहें, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद।